नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। और आज के इस वीडियो में क्या है खास जानेंगे। इस वीडियो में आज हम आप सभी के लिए एबीओ सिस्टम का हिस्ट्री और डिस्कवरी कैसे हुई थी उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही इस वीडियो में आपको एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं वो बताएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ग्रुप 5 में लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम इस वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए और जानिए कि एबीओ सिस्टम का हिस्ट्री और उसकी डिस्कवरी किस प्रकार से हुई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एबीओ सिस्टम की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने इसकी डिस्कवरी की और इसका क्या इतिहास रहा। तो कुछ रोचक तथ्य भी इसके साथ हम जानेंगे कि किस प्रकार से कुछ रोचक तथ्य भी इसके साथ सामने आए हैं। तो जब एबीओ सिस्टम की बात करते हैं, हम इसके इतिहास की बात करते हैं, इसके डिस्कवरी की बात करते हैं, तो एक नाम सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है और वो नाम है कार्ल लैंडस्टीनर का। जी हाँ, कार्ल लैंडस्टीनर ही वो वैज्ञानिक थे, वो डॉक्टर थे, वो पैथोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एबीओ सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण ग्रुप की खोज करके एक तरह से हेमेटोलॉजी में या ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्रांति ला दी थी। तो आज हम बात करते हैं कार्ल लैंडस्टीनर की। आप सभी जानते हैं कार्ल लैंडस्टीनर एक ऑस्ट्रिया के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी। तो किस प्रकार से सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने अलग अलग व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप मिला करके देखा कि कुछ जो ब्लड है उनमें एग्लूटिनेशन उत्पन्न हो रहा है या थक्के के जैसा ब्लड जम रहा है, लेकिन कुछ ब्लड जब उन्होंने मिलाया तो वो अपनी सामान्य अवस्थाएं बने हुए थे। इस प्रकार उन्होंने पता लगाया कि हर व्यक्ति के शरीर में या उसकी आरबीसी पर एक विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिनको उन्होंने एंटीजन नाम दिया था। ठीक है, इसी प्रकार जब उन्होंने आगे इन्वेस्टिगेशन की और देखा कि आरबीसी पर एक विशेष प्रकार के एंटीजन की उपस्थिति है जो ब्लड ग्रुप सिस्टम का निर्धारण करते हैं। किसी व्यक्ति के आरबीसी पर उन्होंने देखा कि ए एंटीजन पाया जा रहा है, किसी अन्य व्यक्ति के आरबीसी पर बी एंटीजन पाया जा रहा है, और कुछ आरबीसी ऐसी थी जिन पर ना ए एंटीजन था और ना जिन पर बी एंटीजन था। तब उन्होंने उनका नाम दिया सी ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो प्रारंभ में जब ब्लड ग्रुप की खोज हुई थी तब उसे ए, बी और सी ग्रुप नाम दिया गया, लेकिन आगे जब और इन्वेस्टिगेशन होते गए, इसमें कुछ और स्टडी की गई, तब इसको ए बी ओ सिस्टम नाम दिया गया। तो चलिए देखते हैं हमारे पीछे यहाँ पर बोर्ड में आप देखिए एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम खोज का रोचक इतिहास। सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने अलग अलग व्यक्तियों का ब्लड मिलाकर देखा कि कभी कभी आरबीसी आपस में चिपक जाती है, एग्लूटिनेशन उसमें उत्पन्न होता है। ठीक है, इस प्रकार 1901 में उन्होंने 3 ब्लड ग्रुप सिस्टम ए, बी और सी बताए। जैसा कि मैंने बताया प्रारंभ में जब ब्लड ग्रुप की खोज हुई थी तो एबीओ की जगह ए बी सी नाम दिया गया था। ठीक है, सन 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने 3 ब्लड ग्रुप ए बी सी बताए। बाद में ब्लड ग्रुप सी को ओ रक्त समूह नाम दिया गया। ठीक है, इसके बाद सन 1902 में उनके स्टूडेंट डिकैस्टेलो और स्टर्ली ने चौथा ब्लड ग्रुप ए बी खोजा। कार्ल लैंडस्टीनर के 2 स्टूडेंट थे, डिकैस्टेलो और स्टर्ली। इन्होंने देखा, उनके साथ जब ये एबीओ सिस्टम के बारे में जब ये अध्ययन कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि ए और बी एंटीजन भी किसी किसी व्यक्ति के शरीर में एक साथ आरबीसी पे कैरी कर रहे हैं, तब उसको उन्होंने एबी ब्लड ग्रुप नाम दिया। ठीक है, अब देखते हैं साइंस बिहाइंड द एबीओ। एबीओ के साथ में क्या क्या इसकी किस प्रकार से कैरी करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर एंटीजन की बात करें तो आरबीसी की सतह पर उपस्थित प्रोटीन या शुगर जैसे ए एंड बी। ठीक है, एंटीजन किसे कहेंगे? वैसे तो एंटीजन फॉरेन बॉडी जो हमारे हमारे शरीर जिसे नहीं पहचान रहा या बाहर से जो शरीर में आरबीसी में जो प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन एंटीजन हम यहाँ पर आरबीसी की सतह पर उपस्थित प्रोटीन या शुगर जिसे जैसे कि ए और बी, 2 प्रकार के एंटीजन की उपस्थिति का पता लगाया था। या तो ए एंटीजन उपस्थित है या तो बी एंटीजन उपस्थित है, या दोनों साथ साथ, दोनों ए और बी एंटीजन दोनों साथ साथ कैरी कर रहे होंगे। ठीक है, एंटीबॉडी की जब बात करें हम तो प्लाज्मा में उपस्थित एंटी ए और एंटी बी, ये सारा कुछ डिपेंड करेगा आपके एबीओ सिस्टम के निर्धारण में। ठीक है, अगर इसको टेबल के रूप में देखें तो ब्लड ग्रुप ए की हम बात करें तो ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति की आरबीसी पर किस प्रकार का एंटीजन उपस्थित होगा? ए एंटीजन उपस्थित होगा, लेकिन उसकी प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होगी? एंटी बी होगी। देखिए इसको अच्छे से आप समझिएगा इस टेबल को। ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति की आरबीसी पर ए एंटीजन की उपस्थिति होगी, लेकिन उसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होगी? इसकी जस्ट अपोजिट, एंटी बी। इसीलिए ए वाले व्यक्ति को बी एंड बी ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ाया जा सकता। क्यों? क्योंकि ए वाले व्यक्ति के शरीर में, ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के शरीर में पहले से एंटी बी एंटीबॉडी मौजूद है, और जैसे बी ग्रुप का ब्लड अगर इसको चढ़ाएंगे तो ये एंटी बी एंटीबॉडी उसको क्या करेंगी? उसकी आरबीसी को नष्ट करना प्रारंभ करेंगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है एक तरह से। प्रारंभ में इसकी एक और हिस्ट्री है। प्रारंभ में
जब इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी तो सबसे पहले भेड़ का ब्लड जो है वो मनुष्य को चढ़ाया गया था। बहुत सारे कुछ इसमें फन फैक्ट भी हैं, लेकिन उसको जैसे जैसे आगे इसमें अध्ययन करता वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तब इसमें जाना कि हर व्यक्ति के आरबीसी पर एक स्पेसिफिक एंटीजन है और उसी रक्त समूह का ब्लड उसे अगर ट्रांसफ्यूज किया जाए तब वो उसके लिए सही रहेगा। और आपको एक चीज और बताऊं कि ब्लड ग्रुप की खोज ने, कार्ल लैंडस्टीनर की खोज ने काफी सारे लोगों की जान बचाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे लाखों लोगों की, लाखों सैनिकों की जान बचाई गई, क्योंकि उनको पहले इस चीज का अंदाजा नहीं था कि किस व्यक्ति के समूह को कौन सा ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज करना है। लेकिन जब इस चीज के बारे में अध्ययन से पता चला कि हर व्यक्ति के शरीर में स्पेसिफिक एंटीजन और एंटीबॉडी है, तब इससे पता लगाया जा सका कि हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति का ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज नहीं किया जा सकता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस एबीओ सिस्टम की वजह से काफी सारे लोगों की जान बचाई जा सकी थी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा। तो ब्लड ग्रुप ए कि आरबीसी पर ए एंटीजन होगा, लेकिन एंटीबॉडी जस्ट अपोजिट होगी एंटी बी। इसीलिए ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ए ब्लड ही ट्रांसफ्यूज किया जाएगा, ना कि बी। अगर बी ब्लड ग्रुप चढ़ाते हैं आप ए में, तो ये एंटी बी जो पहले से मौजूद हैं वो बी ग्रुप को, बी ब्लड को नष्ट करना शुरू करेंगे और साथ साथ अपने ब्लड को भी नष्ट करेंगे, जिससे मरीज की जान को खतरा हो सकता है। ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति की आरबीसी पर कौन सा एंटीजन होगा? बी एंटीजन होगा, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी की? जस्ट अपोजिट होगी, एंटी ए। ठीक है, इसी प्रकार ए और बी ब्लड ग्रुप, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप पर कौन से आरबीसी पर एंटीजन होगा? ए और बी दोनों एंटीजन साथ साथ कैरी करेंगे, लेकिन इसमें प्लाज्मा में एंटीबॉडी कोई नहीं होगी। इसी कारण इसको यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं, मतलब ये सर्वग्राही है। इसको ए ब्लड ग्रुप भी चढ़ाया जा सकता है, बी ब्लड ग्रुप का ब्लड भी ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप की। ओ ब्लड ग्रुप पर किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं है, ना तो एंटीजन ए है ना ही एंटीजन बी है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता था? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता था। लेकिन इसकी प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी मौजूद है? एंटी ए भी मौजूद है, एंटी बी भी मौजूद है। इसलिए ओ ग्रुप के व्यक्ति को सिर्फ ओ ग्रुप का ब्लड ही ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप स्क्रीनशॉट इसका लेकर के रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम की। ठीक है, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम आप सभी को पता है कि आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है सन 1940 में लैंडस्टीनर एवं वीनर ने रीसस नाम के मंकी पर एक रिसर्च की थी। ठीक है, लैंडस्टीनर और वीनर दोनों ने एक साथ रीसस नाम के एक मंकी पर रिसर्च की थी। उन्होंने देखा कि मंकी की जो आरबीसी है वो रैबिट में इंजेक्ट करने पर एंटी डी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जो 85% ह्यूमन ब्लड से रिएक्ट करती है, इसलिए इसका नाम आरएच फैक्टर रखा गया। ठीक है, इसको समझिए, आरएच फैक्टर कहां से आया? लैंडस्टीनर और वीनर ने। अच्छा, एक चीज इसके पहले की और बताऊं कि 1901 में जब लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी, तो सन 1930 में उनको नोबेल प्राइज मिला था अपनी इस खोज के लिए। ठीक है, इसके बाद 1940 में आरएच फैक्टर काफी साल बाद खोजा गया था। ठीक है, पहले एबीओ सिस्टम की खोज हुई, एबीओ सिस्टम 1901 में खोज दिया गया था। 1930 में कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल प्राइज दिया गया था इस खोज के लिए। उसके 40 साल बाद में ही 1940 में इन्होंने आरएच सिस्टम की खोज की थी वीनर के साथ मिलकर के। ठीक है, तो एक रीसस नाम का मंकी था, उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में रीसस नाम के मंकी की आरबीसी पे जब उन्होंने इंजेक्ट करके देखा, रीसस नाम का जो मंकी था उसकी आरबीसी को रैबिट में इंजेक्ट करके देखा। जब उन्होंने इंजेक्ट किया तब देखा कि रैबिट में एंटी डी एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, और ये एंटी डी एंटीबॉडी लगभग 85% 85% ह्यूमन ब्लड से रिएक्ट करती है, इसलिए इसका नाम आरएच फैक्टर रखा गया था। ठीक है, मतलब आरएच फैक्टर की उपस्थिति या उसकी प्रेजेंस के कारण ही इस सिस्टम को आरएच सिस्टम कहा गया है। अब आरएच फैक्टर अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में उपस्थित है तब वो आरएच पॉजिटिव कहलाएगा। जैसे हम कहते हैं ना, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव या ए नेगेटिव बी नेगेटिव, तो अगर आरएच फैक्टर किसी व्यक्ति के ब्लड में उपस्थित है तब उसका ब्लड ग्रुप कैसा कहलाएगा? पॉजिटिव। और अगर आरएच फैक्टर जो है वो अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तब वो ब्लड ग्रुप कैसा कहलाएगा? नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है, तो एबीओ के साथ साथ आरएच जो फैक्टर है वो भी कैरी करता है ह्यूमन के ब्लड में। तो आरएच पॉजिटिव वर्सेस आरएच नेगेटिव अगर हम देखें तो आरएच पॉजिटिव क्या होगा? आरबीसी पर डी एंटीजन की उपस्थिति लगभग 85% लोग ऐसे हैं जो आरएच पॉजिटिव होंगे। ठीक है, आरएच नेगेटिव आरबीसी पर डी एंटीजन की अनुपस्थिति लगभग 15% व्यक्ति ऐसे होंगे जो आरएच नेगेटिव होंगे, जिनकी आरबीसी पे आरएच जो है वो नहीं पाया जाएगा। भारत में सिर्फ 5% लोग ही ऐसे हैं जो आरएच नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब आप अंदाजा लगा लीजिए 140 करोड़ के इस जनसंख्या में 5% लोग लगभग कितने होंगे जो आरएच नेगेटिव होंगे। इसके बाद
सबसे बड़ी बात यह है कि RH नेगेटिव जो होती है वो गर्भावस्था के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान काफी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान क्यों होता है? क्योंकि अगर मदर RH नेगेटिव है और फीटस उसमें RH पॉजिटिव डेवलप हो रहा है, तब क्या हो सकता है? देखिए, एक चीज आप समझिए कि मदर जो है वो मदर RH पॉजिटिव है, ठीक है, और फीटस जो इसके अंदर डेवलप हो रहा है वो कैसा है? सॉरी, मदर RH निगेटिव है और फीटस डेवलप हो रहा है RH पॉजिटिव। मतलब फीटस के अंदर RH पॉजिटिव मतलब डी एंटीजन उपस्थित है। जैसे ये डी एंटीजन इस RH निगेटिव मदर के अंदर डेवलप होगा तो कहीं ना कहीं ये एंटीबॉडी इसकी जो है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी मदर के ब्लड में बननी शुरू हो जाएंगी। तो पहली प्रेगनेंसी में तो उतना खतरा नहीं होगा, लेकिन अगर ये एंटीबॉडी RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी मदर के ब्लड में बनी तो परमानेंट बनी रह जाएंगी। और सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा? या तो फीटस का अबॉर्शन हो जाएगा या हेमोलाइटिक डिसऑर्डर इसके साथ ही ये बच्चा पैदा होगा। तो देखते हैं इसमें RH निगेटिव मदर, RH पॉजिटिव फीटस अगर होता है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई खतरा नहीं, या खतरा हो भी सकता है, HDN या हेमोलाइटिक डिसीज इन न्यूबॉर्न भी हो सकती है, ठीक है, मतलब बच्चे में बार बार हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, क्योंकि RH निगेटिव मदर में RH पॉजिटिव फीटस डेवलप हो रहा है। तो RH पॉजिटिव होने के कारण इस मदर में एंटी इस RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप हो जाएंगी, और अब ये बच्चा क्या होगा, इसको ये RH पॉजिटिव के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनी होंगी इस फीटस को ही ये नष्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो बार बार या तो एबॉर्शन होगा उस मदर में, या अगर बच्चा पहला बच्चा पैदा होता है तो वो हेमोलाइटिक डिसऑर्डर के साथ पैदा हो सकता है। और सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, मदर का जो इम्यून सिस्टम है जिसमें RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन चुकी है वो फीटस की RBC को नष्ट करेगा, जिससे बच्चा क्या हो जाएगा, वो बार बार महिला में एबॉर्शन की संभावना बनती है, ठीक है। अब इसका इलाज क्या होता है अस्पतालों में आजकल? RH निगेटिव जो मदर है उसको एंटी डी इंजेक्शन दिया जाता है। प्रेगनेंसी गर्भावस्था के बाद जब बच्चा डिलीवर्ड होता है तो 24 से 48 घंटे के अंदर ही मदर को अगर RH एंटी डी इंजेक्शन लगा दिया जाए तो ये जो RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है ये बनने का खतरा कम हो जाता है, और इस प्रकार इसका इलाज भी संभव है। तो ये एक तरह से RH ब्लड ग्रुप सिस्टम का के बारे में डिटेल है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो कुछ रोचक तथ्य और भी हैं। आप एबीओ सिस्टम, RH सिस्टम के अलावा बहुत सारे ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, लगभग 40 प्रकार के, जिनमें कैल है, डफी है, एम है, एन है, एस है, ठीक है। इसी प्रकार सबसे रेयर ब्लड ग्रुप एक खोजा गया है जो हमारे भारत में ही खोजा गया था, तत्कालीन बॉम्बे या वर्तमान में जिसे मुंबई शहर कहा जाता है। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप उसका नाम रखा गया था, बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप था जिसमें ए, बी या एच एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। पहली बार मुंबई में खोजा गया था इसलिए इसका बॉम्बे ग्रुप नाम रखा गया था। और बॉम्बे ग्रुप क्यों कहा गया? क्योंकि ये इस प्रकार की RBC जिसमें ना ए एंटीजन है, ना ही बी एंटीजन और ना ही एच एंटीजन है। आप सभी देखिए, एक चीज समझिए कि मनुष्य की जो RBC होती है इसकी सरफेस पर अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो ए एंटीजन, बी एंटीजन, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक एच एंटीजन जो है वो कैरी करता है। अगर इसमें ए एंटीजन अनुपस्थित है, बी एंटीजन अनुपस्थित है, तब आप इसको O ग्रुप कहते हैं, ठीक है। RH भी अनुपस्थित है इसमें, तब ये क्या हो जाएगा, O नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अब इस O नेगेटिव में H एंटीजन उपस्थित है या नहीं है? अगर इस O नेगेटिव में H एंटीजन उपस्थित है तब तो ये O नेगेटिव ही कहलाएगा, लेकिन H एंटीजन उपस्थित नहीं है तब ये O नेगेटिव की अपेक्षा क्या कहलाएगा, बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहलाएगा। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, बॉम्बे ब्लड ग्रुप कब कहते हैं, जब A एंटीजन, B एंटीजन और H एंटीजन तीनों साथ साथ इसमें अनुपस्थित होंगे तब ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहलाएगा। और बॉम्बे ब्लड ग्रुप केवल O नेगेटिव ब्लड ग्रुप पे ही, जब O नेगेटिव किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होता है तो उसमें ही बॉम्बे ब्लड ग्रुप हम उसकी संभावना देखते हैं, ठीक है। तो H एंटीजन अगर इसमें उपस्थित है तब तो ये O नेगेटिव कहलाएगा, लेकिन H एंटीजन अगर उपस्थित नहीं है तब ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहलाएगा। तो इसके बारे में देख लीजिए, ये काफी रोचक तथ्य है बॉम्बे ब्लड ग्रुप के। और पूरे विश्व में बहुत ही कम लोग हैं जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप के हैं, ठीक है। अब यूनिवर्सल डोनर की बात करते हैं। आप सब जानते हैं सबसे पहले O ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा गया है, ठीक है। तो वर्तमान में थोड़ा सा अपडेट है, O नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, और पहले O पॉजिटिव को कहा जाता था, लेकिन RH पॉजिटिव व्यक्ति का जो ब्लड है RH नेगेटिव को नहीं चढ़ाया जा सकता, इसलिए O नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। O नेगेटिव ब्लड ग्रुप किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। यूनिवर्सल रिसेप्टर जो रेसिपिएंट जो है वो AB पॉजिटिव है, ये आप सब जानते हैं।
अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इस टॉपिक में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने रखा है, डिस्क्राइब इन डिटेल्स अबाउट डिस्कवरी ऑफ एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम की डिस्कवरी या उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। आरएच इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, मैंने आपको बताया ना, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव दोनों का इनकम्पेटिबिलिटी क्या होगी, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, कार्ल लैंडस्टीनर। जनरली साइंटिस्ट के बारे में सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है, तो कार्ल लैंडस्टीनर के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हेमोलाइटिक डिसीज इन न्यूबॉर्न, ठीक है। एचडीएन मैंने आपको बताया कि आरएच निगेटिव मदर में अगर आरएच पॉजिटिव फीटस डेवलप हो रहा है तो आरएच पॉजिटिव फीटस की वजह से मदर में आरएच के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप हो जाएंगी, जिसके कारण बच्चे में क्या होता है, हेमोलाइटिक डिसीज हो सकती है, जिसकी वजह से या तो बार बार एबॉर्शन होगा या बच्चा अगर डिलीवर्ड होता है तो उसमें जन्म से ही कुछ बीमारियों के साथ ही वो पैदा होगा, ठीक है। इसके बाद एबीओ एंड आरएस सिस्टम। एबीओ आरएस सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से लिखिए। तो स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक में से जिसके बारे में मैंने बताया है। इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब हम ग्रुप 5 की जो तैयारी कर रहे हैं लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट की, उसके लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताएंगे। और आने वाले समय में ग्रुप 5 की जो वैकेंसी है वो बहुत ही जल्द आने वाली है, तो ग्रुप 5 के स्टूडेंट को मैं कहूंगा कि अभी से अपनी तैयारियां आप तेज कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बनाइए, ठीक है। इसी के साथ अभी आज 9 जून है, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस है, वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे है। तो आपको एक फैक्ट और बताता हूं कि कार्ल लैंडस्टीनर का जो जन्मदिन है या बर्थडे है, ठीक है, 14 जून को ही हुआ था। इस कारण से उनके जन्मदिन के उनके सम्मान के लिए 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, एंटी बी एंटीबॉडी किस ब्लड ग्रुप में पाई जाती है, ठीक है। आपने भी ब्लड ग्रुप पढ़ा है, मैंने एक टेबल के पूरे फॉर्म में आपको बताया है कि इसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी। तो एंटी बी एंटीबॉडी किस ब्लड ग्रुप में पाई जाती है, ए बी, ए बी और ओ, ठीक है। कमेंट करके इसका आंसर मुझे आप बताइएगा। नेक्स्ट है एच डी एन, हीमोलाइटिक डिसीज इन न्यूबॉर्न, किस स्थिति में होता है, आर एच पॉजिटिव मदर, आर एच निगेटिव फीटस, आर एच निगेटिव मदर, आर एच पॉजिटिव फीटस। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरह क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल डोनर कौन सा, बहुत इजी और अक्सर पेपर में आता है। यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। अभी मैंने आपको बताया, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ओ नेगेटिव, ठीक है। इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, ए बी, ए बी और ओ। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा, तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी मैंने आपको पढ़ाया है। पांचवा क्वेश्चन है, एंटी ए व एंटी बी एंटीबॉडी निम्न में से किस ब्लड ग्रुप में उपस्थित रहती है। एंटी बी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी किस ब्लड ग्रुप में उपस्थित होगी, ए में, बी में, ओ में या ए बी में, ठीक है। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएच फैक्टर की खोज किसने किया था, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच, लैंडस्टीनर व वीनर और फ्लेमिंग। तो आप सबको पता है इसका आंसर, लैंडस्टीनर और वीनर ने 1940 में आरएच फैक्टर की खोज की थी, ठीक है। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे इसका आंसर पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके इसका आंसर जान सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6 नंबर का, निम्न में से कौन सा रक्त समूह या ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव को ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है, ओनली ओ, ओनली ए, ऑल ए बी ओ एंड ए बी और ओनली बी। तो आप बताइए इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्लूटिनेशन ऑकर्स ड्यू टू, निम्न में से एग्लूटिनेशन कब प्राप्त होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होने पर, दूसरा हाई बीपी पर, लो हीमोग्लोबिन होने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए एग्लूटिनेशन कब होगा। आपको मैंने पढ़ाया है इस चैप्टर में, इस वीडियो में, कि जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करते हैं तब एग्लूटिनेशन प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ए नंबर, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप ए बी में कौन सी एंटीबॉडी नहीं होती है, ब्लड ग्रुप ए बी में कौन सी एंटीबॉडी नहीं होती है, एंटी ए, एंटी बी,
दोनों नहीं होती या एंटी डी? अब आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, अच्छे से देखा, ध्यान से देखा, तो इस क्वेश्चन का आंसर, लगभग सभी क्वेश्चन के आंसर आपको आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी ए एंटीबॉडी निम्न में से किसमें होती है? ठीक है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। एंटी ए एंटीबॉडी निम्न में से किसमें उपस्थित होती है? ए में, बी में, ए बी में या ओ में? ठीक है, ये भी आपको टेबल के फॉर्म मैंने बताया है, आसानी से आपको बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंडस्टीनर को नोबेल प्राइज कब मिला था? तो लैंडस्टीनर को नोबेल प्राइज कब मिला? सन 1900 में, 1930 में, 1945 में या 1950 में? तो लैंडस्टीनर को नोबेल प्राइज जो मिला था वो 1930 में मिला था। ठीक है, जब उन्होंने एबीओ सिस्टम खोज की थी। इसके बाद 1940 में इन्होंने आरएस सिस्टम की खोज की थी वीनर के साथ मिलकर के। तो दोस्तों ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए जिनको आप अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। और ग्रुप 5 की तैयारी करने वाले लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट भी इसमें से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हम जो भी वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे उनमें सारे वीडियो के अंत में आपको एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और साथ ही उस टॉपिक से संबंधित जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उसको ही बताएंगे, ताकि एक ही वीडियो में आपकी ग्रुप 5 की तैयारी भी हो जाए और साथ साथ आपके सब्जेक्ट की तैयारी भी होती रहे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।